क्या ऐसा तो नहीं है कि गवर्नेंस और राजनीति बहुत अलग स्किल्स हैं? अरविंद केजरीवाल की राजनीति में और नरेंद्र मोदी जी की राजनीति में ये फ़र्क है। अरविंद केजरीवाल को तभी वोट मिलेंगे जब अरविंद केजरीवाल काम करेंगे, और नरेंद्र मोदी काम नहीं भी करेंगे तो उनका जो कैप्टिव बेस वो ऐसे ऐसे काम इजाद कर देगा, वो इन्वेंट कर देगा कि नहीं 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 ये मोदी जी ने ये वाले काम किए। जब आप झूठ फैलाते हो, जैसे प्रधानमंत्री जी खुद जो है बड़े बड़े झूठ बोलते हैं, आपको नेपाल आपसे पंगा ले रहा है, भूटान आपसे पंगा ले रहा है, पाकिस्तान आपसे पंगा ले रहा है, चाइना जो है वो रोज आपके घर में घुस के जो है वो गड़बड़ी कर रहा है, हमारे सैनिकों को जो है रोज लोहा लेना पड़ रहा है, और ये कह रहे हैं कि आपका जी विदेशों के अंदर डंका पिट रहा है कि भाई ये देश अगर इतनी ही तरक्की कर रहा है, इतना ही इसका डंका पूरे विदेश में बढ़ जा रहा है, तो हमारे भारत की जो क्रीम है वो इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही क्यों इतनी स्पीड से जो है दूसरे देशों में जाना लगे। मतलब तो बेसिकली तो आज झूठ का बोलबाला है। तो जिन कॉर्पोरेट हाउसेस की हम बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यदि ये गांधी के ज़माने में होते हैं तो गांधी को गांधी न बनने देते, भगत सिंह के ज़माने में भगत सिंह को भगत सिंह तक न बनने। बड़े बड़े उद्योगपति थे, वो देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार थे उस समय। वो लोग हमारे भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको कहीं ना कहीं मदद करते थे, उनको फंड करते थे, जबकि अंग्रेज़ों की सरकार थी। और आज जो उद्योगपति जिनके हाथ में पूरी की पूरी सत्ता है, वो अगर उस समय होते तो गांधी तो सबसे बड़े एंटी नेशनल होते, अंबेडकर भी सबसे बड़े एंटी नेशनल कहलाते, भगत सिंह को तो जो है ये अब तक पाकिस्तान भेज चुके होते। आरएसएस की किसी किताब के अंदर उनके लिए कोई जगह नहीं है। और आप बोल रहे हो कि उन्होंने तो देश को बर्बाद कर रखा था, अब प्रधानमंत्री जी ने देश को आबाद किया। ये देश के लिए और देश के पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी गाली है। और ये कहना कि अब देश का डंका विदेशों में इसलिए बज रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बन गए हैं, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। सौरभ भाई, जल बोर्ड ने वरुणालय नाम की ये जगह वैसे तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चुनी है आपने। जी जी जी। पर क्योंकि आपके पास समय नहीं था तो मुझे यहीं पे मौका लेना पड़ा आपसे। नहीं, अच्छी जगह, मैंने भी ये साइट फर्स्ट फ्लोर पे नहीं देखी थी कभी। देखो कितनी सुंदर घास है, कितना ब्यूटीफुल जगह है। पर ऐसा मुनासिब है कि आप कभी मान लीजिए सुबह ऑफिस में आके धूप सेकते हुए फाइलों को ऊपर बुला के मैं पहली बार आया यहाँ पे इस फर्स्ट फ्लोर पे, मुझे भी नहीं पता था कि इतनी अच्छी जगह, इतनी सुंदर जगह है। और यहाँ पे बाकायदा मतलब कि आप धूप में मूंगफली खाते हुए कुछ तो कर ही सकते हैं। ठीक है, अच्छा है। तो अभी आप जो मीटिंग ले रहे थे और अचानक से मैंने आपको इंटरव्यू के लिए ऊपर खींच लिया बड़ी मुश्किल से, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि गवर्नेंस और राजनीति बहुत अलग स्किल्स हैं? और कैसे आप मैनेज कर सकते हो दोनों को? देखो, गवर्नेंस और राजनीति बेसिकली दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और एक बेसिक फ़र्क है, आप इस फ़र्क को समझिए। बीजेपी का जो वोटर है उसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है अपने नेताओं से कि कोई काम हो। अच्छा। हाँ, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं है। और बीजेपी का जो कैप्टिव वोटर है, जो 25% वोटर है जो उनका है, वो ना अपने नेताओं से काम के बारे में पूछता, ना इलेक्शन के समय पूछता, ना वो उसके बारे में चर्चा करना चाहता। और उसके लिए बिल्कुल ठीक है कि वो काम नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे। मगर जो आपका आम आदमी पार्टी का वोटर है वो बीजेपी के वोटर से बिल्कुल अलग है। वो आपसे सीवर के बारे में भी पूछता है, वो आपसे पानी के बारे में पूछता है, वो मोहल्ला क्लिनिक में अगर दवाई खत्म हो जाती है तो कोई जनता वाला बाद में बताएगा, पहले आपके वॉलंटियर्स के व्हाट्सएप आने शुरू हो जाएंगे कि जी उस जगह दवाई खत्म हो गई, वहाँ पे टेस्ट होने बंद हो गए, या वहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है। तो आम आदमी पार्टी का वोटर एक जागरूक वोटर है, और वो हमारी कोई कैप्टिव वोटर नहीं है। वो हमारा कि वो आंख बंद करके हमें वोट देगा ही देगा। वो हमसे काम के बारे में पूछेगा, और हमारे वोटर से पहले वो पूछेगा कि भाई आपने ये काम क्यों नहीं कराया, आपने मेरी गली क्यों नहीं बनवाई, आपने जो है ये पेड़ों की छटाई क्यों नहीं करवाई, मेरे एरिया में पानी नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, वो पूछेगा। और उससे जब सेटिस्फाई होगा तभी वो आपको वोट देगा। और बीजेपी का वोटर वो अपने नेता के साथ बैठ के स्कीम बनाएगा कि सर आपने काम तो नहीं किया, मुझे भी पता है, बट अब ये बताओ कैसे इनका वोट इसके बावजूद लिया जाए। तो अगर आप भारतीय जनता पार्टी या और कोई कन्वेंशनल पार्टी की राजनीति कर रहे हैं तो आपके लिए गवर्नेंस जरूरी नहीं है। तो आप प्योरली शुद्ध राजनीति पे भी अपना पूरा राजनीतिक जीवन चला सकते हो और सक्सेसफुल हो सकते हो। मगर आम आदमी पार्टी के अंदर आपको गवर्नेंस और डिलीवरी देनी पड़ेगी, वरना आपका वोटर नहीं है ऐसा जो आपको वोट देगा। आपका वोटर आपको से पहले सवाल पूछेगा कि भाई आपने ये नहीं किया, आपने नहीं किया, बल्कि वो ये कहेंगे कि जी हम आपके लिए वोट मांगने कैसे जाएं,
आपने कहा था कि आप मेरी गली बनवाओगे, आपने मेरी गली नहीं बनवाई, अब मैं नहीं जाऊँगा अपने मोहल्ले में। वो उस वोटर का जो है वो उसको इतनी ज़्यादा ग्लानि हो जाएगी इस चीज़ की कि मैंने काम नहीं किया, मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं है मैं जाऊँ। तो आपके अंदर का जो राजनीतिज्ञ है, आपके अंदर के एडमिनिस्ट्रेटर को कई बार ये समझाने की कोशिश नहीं करता कि क्या जब राजनीति से वोट मिल सकते हैं तो गवर्नेंस में इतने घुसने की जरूरत क्यों है? नहीं, आपको नहीं मिलेंगे, यही फ़र्क है अरविंद केजरीवाल की राजनीति में और नरेंद्र मोदी जी की राजनीति में। ये फ़र्क है, अरविंद केजरीवाल को तभी वोट मिलेंगे जब अरविंद केजरीवाल काम करेंगे, और नरेंद्र मोदी काम नहीं भी करेंगे तो उनका जो वो है ना कैप्टिव बेस, वो ऐसे ऐसे काम इजाद कर देगा, वो इन्वेंट कर देगा कि नहीं 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 ये मोदी जी ने ये वाले काम किए हैं। अब आप देखिए, आप किसी बीजेपी के हार्डकोर फैन के पास जाओ, कहो भाई मोदी जी ने क्या ऐसा काम किया है, तो वो आसपास तो कोई काम नहीं बता पाएगा। वो कहेगा नहीं पता है तुम्हें, विदेशों में हमारा नाम बहुत ऊपर हो गया। वो आदमी कभी ज़िंदगी में विदेश नहीं गया, उसका कोई रिश्तेदार विदेश में नहीं है, उसके पास कोई ऐसा डेटा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद हमारी कोई छवि विदेशों में कोई बड़ी है, ऐसा कोई डेटा नहीं है। बट उन्होंने एक चीज़ ईजाद कर रखी है कि यार कोई काम दिख तो रहा नहीं है आसपास, तो कोई ऐसा काम बताओ जो दिख नहीं रहा मगर उसको आप बेच सकते हो। तो उन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो गया, ये हो गया। अब इधर देखो, आपको नेपाल आपसे पंगा ले रहा है, भूटान आपसे पंगा ले रहा है, पाकिस्तान आपसे पंगा ले रहा है, चाइना जो है वो रोज़ आपके घर में घुस के जो है वो गड़बड़ी कर रहा है, हमारे सैनिकों को जो है रोज़ लोहा लेना पड़ रहा है, और ये कह रहे हैं कि आपका जी विदेशों के अंदर डंका पिट रहा है। ये इतने बड़े झूठ पे आधारित पूरी की पूरी जो ये नैरेटिव है, वो इस चीज़ से ही मैं कहीं पे सुन रहा था कि पिछले 7-8 सालों में जितने भारतीय लोगों ने और हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, मतलब आपके भारत की जो क्रीम है, चाहे वो दिमाग से हो, चाहे वो पैसे से हो, वेल्थ से हो, बिजनेस से हो, वो सारी की सारी जो आपके देश की क्रीम है, वो सारी की सारी जो है विदेशों के अंदर नागरिकता ले रही है, नागरिकता छोड़ रही है भारत। अब इससे बताओ, इससे बड़ा बैरोमीटर और क्या हो सकता है कि भाई ये देश अगर इतनी ही तरक्की कर रहा है, इतना ही इसका डंका पूरे विदेश में बज रहा है, तो हमारे भारत की जो क्रीम है वो इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही क्यों इतनी स्पीड से जो है दूसरे देशों में जाना लगे। शालीन, में जाने की बात नहीं कर रहा, गया तो मैं भी था, छोड़ने की बात है, गया तो मैं भी था, काम करके आ गया। वो लोग पैसा दे के नागरिकता खरीद रहे हैं ग्रीस जैसे देशों की और यूरोप जैसे के देशों की। 8 महीने का डेटा है कि 1,83,000 से ज्यादा लोगों ने नागरिकता सरेंडर कर दी। इतनी लोग भारत को छोड़ के, भारत की नागरिकता को छोड़ के भारत के इतिहास में कभी नहीं गए जितने इस पिछले भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के शासन में गए हों। और जो लोग वो झूठा डंका बजाते हैं, जो कई बार कहते हैं कि साहब वो एनआरआई हैं, मैं जानना चाहता हूँ वो कितने एनआरआई हैं जो वहाँ की सिटीजनशिप त्याग के जिन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप ली है, मैं वो भी तो जानना चाहता हूँ। या वो सिर्फ वो पेड ट्रोल हैं कि वो सिर्फ वहाँ पे अमेरिका में बैठ के जो है झूठा जो है ढोल बजा रहे हैं कि नहीं अब इंडिया में बहुत बढ़िया चल रहा है, नहीं मोदी जी ने बहुत बढ़िया कर दिया। अरे भाई बढ़िया कर दिया तो आओ ना, यहाँ रहो ना, नागरिकता तो तुम वहाँ की ले रहे हो, यहाँ आने की बात नहीं कर रहे और हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं वहाँ से व्हाट्सएप भेज के, नहीं बहुत बढ़िया हो गया, नहीं बहुत बढ़िया हो गया। तो इसका कोई डेटा नहीं है। और हमारी समस्या ये है, समस्या भी कह सकते हो, उसको उपलब्धि भी कह सकते हो, कि हमें हमारा वोटर तभी वोट देगा जब हम काम करेंगे, वरना हमारा वोटर कह देगा जी मैं नहीं मांग रहा वोट मांग। तो इसलिए काम करना हमारी उपलब्धि भी है, और काम करना जो है हमारी पार्टी का जो पूरा का पूरा जो जिस तरीके से पार्टी की रचना हुई, जिस तरीके की हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जिस तरीके का हमारा नैरेटिव है, जो भी हमारी राजनीतिक पूंजी है, वो पूंजी तभी तक है जब तक हम काम कर रहे हैं। हम काम नहीं करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। तो जो नए राज्यों में आप जाएंगे वहाँ तो आपको लोगों को विश्वास में लेना पड़ेगा कि हम पंजाब में काम कर रहे हैं, हम दिल्ली में काम कर रहे हैं, हमें नया मौका दो। लेकिन साथ साथ जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, उनके पास इतना बड़ा डेटा है, और उनके पास पहले जो लोग हुआ करते थे अखबार पढ़ने के लिए, आपको एजुकेटेड क्लास अखबार पढ़ा करता था, इंग्लिश या हिंदी समझ में आनी चाहिए। आज क्या है कि छोटे छोटे ग्रुप बन गए हैं व्हाट्सएप के, अब उन्हें व्हाट्सएप पे जो भी कुछ आ जाए वो आगे फॉरवर्ड करते हैं। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का सिस्टम है वो इतना अनवेटेड है, अनचेक्ड है कि उस पर कोई भी व्यक्ति कोई भी बात कह के अपना एक नैरेटिव बिल्ड कर सकता है। और यही बीजेपी करती है, इसे हम भी जानते हैं, इसे तमाम भारतीय जनता पार्टी की जो विरोधी पार्टियां हैं वो जानती हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? जैसे आपने कहा कि 1,83,000 लोगों ने 8 महीने में नागरिकता त्याग दी, 10 सालों में लाखों लोगों ने त्याग दी। इस मैसेज को
या जो आम आदमी पार्टी काम कर रही है उस मैसेज को हम लोग कैसे पहुंचाएंगे गांव-गांव तक, ये चैलेंज हमारे सामने है कि नहीं? और देखिए, खासतौर से जब बीजेपी के सामने हम खड़े हैं। मुझे पत्रकार का नाम याद नहीं आ रहा, मगर मैंने कहीं पे बड़ा अच्छा पढ़ा और बड़ा अच्छा उन्होंने इस व्हाट्सएप के खेल को समझाया। उन्होंने बोला कि सच और झूठ का उन्होंने एग्जाम्पल दिया। उन्होंने बोला कि आज के समय में सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य माध्यमों से झूठ तो उड़ता हुआ पहुंच जाता है। सच बात है। लाखों करोड़ों लोगों के पास झूठ जो है फ्लाइट से पहुंचता है, उड़ता हुआ, और सच कहीं लंगड़ाता हुआ उसके पीछे आ रहा होता है 2-3 दिन बाद। ये मुझे याद नहीं किस पत्रकार ने कहा, पता है। पर बड़ा सुंदर कहा कि आप समझो कि जब आप झूठ फैलाते हो, जैसे प्रधानमंत्री जी खुद जो है बड़े बड़े झूठ बोलते हैं, अब वो इतने बड़े झूठ बोलते हैं जो व्हाट्सएप और अन्य टीवी के माध्यम से इतनी स्पीड से बाय फ्लाइट करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है। अब सच उसके बाद कोई लोग क्लैरिफिकेशन देते हैं, नहीं सच नहीं है, ये झूठ है। वो सच तो लंगड़ाता हुआ कुछ लोगों तक ही पहुंच पाता है, और वो पहुंच मतलब तो बेसिकली तो आज झूठ का बोलबाला है। और ये जो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और अन्य कई माध्यम हैं, इसको सबसे ज़्यादा अगर कोई यूज़ कर रहा है तो मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक इस्तेमाल कर रहे हैं, खुल के झूठ फैलाते हैं। अब मैं आपको एक मसलन एक एग्जांपल दे देता हूँ। रोहिणी के अंदर हमारा कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा था। सुबह सुबह भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने, जो कि बहुत बड़े नेता की पत्नी है, वो काउंसलर का चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने पर्चे भिजवा दिए पूरे एरिया के अंदर रोहिणी में कि साहब अगर आम आदमी पार्टी का आदमी जीत जाएगा तो फला जगह मस्जिद बन रही है। मेरे पास अब आप एक बात बताओ, ये एक कितनी ट्राइड एंड टेस्टेड बात है कि आपने एक झूठ, निपट झूठ। अब मैं उनसे पूछूं गुप्ता जी से कि भाई वो कौन सी मस्जिद थी, कहाँ बन रही थी, किसने ज़मीन खरीदी और उसका क्या लेना देना था, कोई है ही नहीं। सिर्फ झूठ, निपट झूठ जो है आपने वो फैलाया। और ये झूठ पहली बार नहीं, मैं आपको बताऊं, जो हमारे जो लक्ष्मी नगर से कैंडिडेट थे नितिन त्यागी, ये 1000 वोट से हारे। और 1000 वोट से हारने का सबसे बड़ा कारण ये था कि चुनाव से एक रात पहले आपने एक झूठ बड़े लेवल पे फैला दिया कि फला जगह आम आदमी पार्टी का विधायक मस्जिद बनवा रहा है। उसका कोई लेना देना नहीं है, ना कोई मस्जिद बन रही, ना कोई ऐसी जगह, ना आम आदमी पार्टी का कोई लेना देना, मगर आपने इस लेवल पे चुनाव से एक रात पहले झूठ फैला दिया कि अगर आप उसका क्लैरिफिकेशन दोगे तो भी लोग कहेंगे कि यार ये तो झूठ बोल रहा होगा। क्योंकि जो चीज़ पहले फैलाई जाए, चाहे वो झूठी हो, उसकी रीच हमेशा ज़्यादा होती है और उसकी विश्वसनीयता ज़्यादा होती है। जो चीज़ किसी के डिफेंस में कही जाती है उसकी एक तो रीच कम होती है और उसकी विश्वसनीयता कम होती है, क्योंकि आप डिफेंसिव पे होते हो, आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे होते हो, आप बैकफुट पे होते हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने एक ही मोडस ऑपरेंडी से कई बार चुनाव जीत लिए कि साहब फला जगह मस्जिद बन जाएगी, फला जगह कब्रिस्तान बन जाएगा। और आप ये समझिए कि हमारे जो नागरिक हैं उनको आज तक ये बात नहीं पता, और हम भी एज अ पॉलिटिकल पार्टी फेल हुए। हमको अपनी हर सभा के अंदर ये बात कहनी चाहिए कि चुनाव से पहले हो सकता है कोई झूठ फैलाया जाए, आपको कोई नई नई झूठ की बातें फैलाई जाए, आपको उन सब झूठों से बचना है। क्योंकि आप सोचिए ना कि इस तरीके का झूठ का क्या डिफेंस है, कोई डिफेंस कैसे करोगे आप उसको? आप कोई भी झूठ अनर्गल फैला दो और फिर जो है आप चुनाव जीत जाओ। और अब रोहिणी के लोगों को पूछना चाहिए उनको पकड़ के कि भाई कहाँ मस्जिद बन रही थी, कौन सी मस्जिद बन रही थी, हमें भी तो बताओ। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने इतने अच्छे माध्यम थे व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह, जिससे बहुत कुछ अच्छा हो सकता था, बहुत कुछ पॉजिटिव हो सकता था, मगर इन्होंने इसका इतना ज़्यादा जो है मिसयूज़ किया, इसका इतना दुरुपयोग किया कि लोग जो है अब अक्सर जो व्हाट्सएप पे जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको शक के माध्यम से देखते हैं। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ये भी जानती है कि इसका जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो अगर पढ़े लिखे ना भी हों तो भी वो कैसे उसको कंज्यूम करें, तो वीडियो की शेप में बनाओ, फोटो की शेप में झूठे फोटो, झूठी वीडियोस, ये सब बना के दो ताकि एकदम जो है आदमी उसको कंज्यूम कर ले, उसको पढ़ने की मेहनत भी ना करनी पड़े, सीधा जो है वो कंज्यूम हो जाए झूठ। ये है। ये तो हो गई व्हाट्सएप की बात, सोशल मीडिया की बात। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जैसे गुजरात में हम लोग इसको काफ़ी फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि गुजरात में जो मेन टीवी चैनल्स हैं वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को नहीं बुलाते थे, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया।
अब हम कह रहे हैं कि 40 लाख वोट हमने लिए, बहुत मेहनत की, ज़मीन पे संगठन खड़ा किया, अपनी गारंटीज़ लोगों तक एक्सप्लेन की, एक एक गांव में जाके बूथ लेवल तक हमने काम करने की कोशिश की, लेकिन साथ में आप मुकाबला सिर्फ आप मोदी सरकार का मुकाबला नहीं कर रहे हैं, आप एक बहुत बड़ी कॉरपोरेट मीडिया को भी चैलेंज कर रहे हैं, जिसके सामने खड़ा होना, बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े साम्राज्य उन्होंने बनाए, बड़े बड़े अलग अलग किस्म के जगह तक वो पहुँचे, अपने मुकाम तक पहुँचे, लेकिन यदि मीडिया को उन्होंने अपने साथ नहीं रखा तो इस मीडिया ने अपने हर हथकंडे से उसको गिनाने की कोई कोशिश नहीं, कोई देखिए, कोशिश आप कम इस नहीं बात की। को इस तरह से समझिए कि आपकी लड़ाई किसी मीडिया से नहीं है, और ना ही हमारी लड़ाई किसी भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी की सरकार से है। हमारी लड़ाई बेसिकली उन चंद अरबपति उद्योगपतियों से। नरेंद्र मोदी तो उन उद्योगपतियों के एक एक्सटेंशन है बस, मीडिया भी उन बड़े बड़े उद्योगपतियों का एक एक्सटेंडेड आर्म है, ईडी भी उन्हीं लोगों का आर्म है। और उन लोगों ने इस तरीके का सिस्टम बना रखा है कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, जो सत्ता है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास और उद्योगपति के घरानों के पास ही है, वही घराने हैं। ऐसा नहीं हुआ कि मनमोहन सिंह चले गए, नरेंद्र मोदी आ गए, तो वो जो उद्योगपति घराने थे जिनकी जेब में कांग्रेस थी, अब उनकी जेब में भाजपा नहीं है, अब उनकी जेब में भाजपा है, और जब कांग्रेस आ जाएगी तो उनकी जेब में फिर से कांग्रेस होगी। तो ये बड़े बड़े जो उद्योगपतियों के घराने हैं, जो अरबपति हैं, इनके पास इतनी पावर है कि ये हर एक उस नैरेटिव को किल कर सकते हैं जो नैरेटिव उनको चैलेंज करेगा। अरविंद केजरीवाल उस स्टेटस को चैलेंज करने वाले डिसरप्टर हैं, तो अरविंद केजरीवाल को वो ख़त्म करना चाहते हैं, और वो कोशिश करेंगे जिससे उनको ख़त्म किया जाए। और जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं वो कभी कभी अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए कुछ सच भी कहेंगे, मगर ज़्यादातर जो वो चैनल्स हैं वो एक बड़े उद्योगपति घरानों के नैरेटिव को ही चलाते हैं। और जिस तरीके से आप देखिए पिछले कुछ महीनों में जितने भद्दे भद्दे कार्टून्स और गाने इन बड़े बड़े टीवी चैनल्स ने चलाए हैं, एक 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को जिस घटियापने से उन्होंने दर्शाया है, मनीष सिसोदिया जैसे दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री को जिस तरीके से उन्होंने घटिया घटिया वीडियोस और कार्टून्स बना के दर्शाया है, इससे ये बात साफ झलकती है कि वो नफरत करते हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से, और वो नफरत करते हैं मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की राजनीति से। वो नफरत करते हैं कि एक देश के आम आदमी को बिजली में सब्सिडी क्यों मिल रही है। वो इस बात से चिढ़ते हैं कि गरीब का आदमी क्यों जो है अच्छे स्कूलों में पढ़ के आज इंजीनियर और डॉक्टर बन गया। उनको बहुत नफरत है इस चीज़ से, वो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं और वो हर वो कोशिश करेंगे, मगर उनकी लाखों कोशिशों के बावजूद भी शालीन, आप दिल्ली के अंदर सरकार में हो, आपने पंजाब में सरकार बनाई और अच्छी खासी पंजाब में सरकार चल रही है, एमसीडी के अंदर आप जीते, और एमसीडी का जीतना कोई छोटी बात नहीं है। एमसीडी वो संस्था है जहाँ पे भारतीय जनसंघ की नींव रखी गई। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की अगर शुरुआत हुई, पॉलिटिकल शुरुआत, और इनके जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जनसंघ की जो पॉलिटिकल शुरुआत हुई वो दिल्ली से ही हुई। दिल्ली में जब म्युनिसिपल काउंसिल हुआ करती थी, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल कहा करते थे, तो इनके जो बड़े बड़े जनक हैं, चाहे वो विजय कुमार मल्होत्रा हों, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हों, चाहे मुरली मनोहर जोशी हों, इन सब लोगों की शुरुआत दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन काउंसिल से हुई है। इन्होंने यहाँ से शुरू किया, और दिल्ली का ट्रेडर और दिल्ली का व्यापारी था जिन्होंने इनको पाला पोसा और इस भारतीय जनता पार्टी को बड़ा किया। इनके सारे के सारे जो फंड होते थे वो सब यहाँ दिल्ली के जो व्यापारी वर्ग था वो देता था, और उस व्यापारी वर्ग ने शीला दीक्षित के ज़माने में भी एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बचाए रखा, पनपाए रखा। और ये बहुत बड़ा मैसेज है कि आज दिल्ली का व्यापारी वर्ग जिसने इनको 50 साल से पाला पोसा है, उन्होंने आज इनको त्याग दिया, क्योंकि इन्होंने व्यापारियों की पीठ पे खंजर घोंपा,
इन्होंने व्यापारी को सड़क पे ले आए, चाहे ई कॉमर्स के माध्यम से इन्होंने व्यापारी बर्बाद कर दिए, चाहे लोगों की दुकानें सील करके इन्होंने व्यापार बर्बाद कर दिया, चाहे जीएसटी को गलत तरीके से ला के इन्होंने सारा व्यापार ख़त्म कर दिया, चाहे नोटबंदी ला के इन्होंने सारा का सारा जो एमएसएमई सेक्टर है, जो हमारे लघु उद्योग हैं, उनको बर्बाद कर दिया। तो इन्होंने जिस तरीके से व्यापारी को, छोटे व्यापारी को बर्बाद किया, उसका बदला है जो दिल्ली के अंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। ये उस व्यापारी का बदला है। तो जिन कॉर्पोरेट हाउसेस की हम बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यदि ये गांधी के ज़माने में होते तो गांधी को गांधी न बनने देते, भगत सिंह के ज़माने में भगत सिंह को भगत सिंह तक न पहुंचने देते। उस समय के कॉर्पोरेट हाउसेस में और इस समय के कॉर्पोरेट हाउसेस में काफ़ी फ़र्क है। आप समझिए, उस समय गांधी जी बिरला हाउस में रहा करते थे। तो जो बड़े बड़े उद्योगपति थे वो देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार थे उस समय। और उस समय जो समय था वो ये था कि वो लोग हमारे भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको कहीं ना कहीं मदद करते थे, उनको फंड करते थे, जबकि अंग्रेज़ों की सरकार थी। और आज जो उद्योगपति जिनके हाथ में पूरी की पूरी सत्ता है, वो अगर उस समय होते तो गांधी तो सबसे बड़े एंटी नेशनल होते, अंबेडकर भी सबसे बड़े एंटी नेशनल कहलाते, भगत सिंह को तो जो है ये अब तक पाकिस्तान भेज चुके होते। मतलब जिस तरीके के आइडियाज़ भगत सिंह, अंबेडकर साहब के और गांधी जी के थे, आरएसएस की किसी किताब के अंदर उनके लिए कोई जगह नहीं है। भगत सिंह तो, क्योंकि भगत सिंह तो मतलब कि घोषित नास्तिक थे। आप ये सोच सकते हैं कि एक नास्तिक को नेशनल हीरो भारतीय जनता पार्टी मान लेगी? भारतीय जनता पार्टी तो जैसे ही भगत सिंह कहते कि मैं नास्तिक हूं और वो डिक्लेयर करते, उनको वो अब तक पाकिस्तान भेज चुके होते। और जिस तरह से अंबेडकर ने हिंदू समाज के अंदर जो कुरीतियां थी उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, जिस तरह से मनुस्मृति के खिलाफ उन्होंने बातें कही, या आप राजा राम मोहन रॉय की बात करें या जो भी उस वक्त के रिफॉर्मर्स थे उस सब की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम में उनके लिए कोई जगह ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम के अंदर किसी नास्तिक के लिए कोई जगह नहीं है, किसी रिफॉर्मर के लिए कोई जगह नहीं है, हिंदू धर्म के बारे में कोई आदमी राय रखता हो उसके लिए कोई जगह नहीं है। तो भारतीय जनता भले वो राय उसको बेहतर बनाने के लिए हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समझती ही नहीं है कि हिंदू धर्म क्या है। शायद उन्हें दूसरों के आइडियाज की एक्सेप्टेंस की नीति ही नहीं है। की जो परिभाषा है धर्म को लेके, वो जर्मनी जैसे देशों से जो है वो उधार ली हुई परिभाषा है। इसलिए वो कभी भी हिंदू धर्म को जो है सही से ना तो समझ पाए हैं, ना समझा पाए हैं, और ना ही वो इसका कोई भला कर पाए हैं। आइए बैठ के बात करें थोड़ा। देखो कितनी शानदार जगह है यार, इतनी सुंदर प्रॉपर्टी दिल्ली जल बोर्ड की है, सोचो। नहीं, बढ़िया जगह भी बढ़िया, पीसफुल और ब्यूटीफुल प्लेस, काम करने का मन करे ऐसी जगह। सो भाई, जो भी कहें हम, ये सारी जो मीनार खड़ी है भारतीय जनता पार्टी की, कहीं ना कहीं इसमें हिंदुओं की आस्था का आधार तो है। और जो भी दूसरी राजनीतिक दल हैं, भले वो अपनी आस्था को प्रदर्शित करें ना करें, पर हिंदुओं का मन कहीं ना कहीं जीतने से पीछे तो रह गए, अब वो चाहे रीजन कोई भी रहा हो। हाँ शालीन, देखो इसको ना आप एक अलग पैराडाइम शिफ्ट की तरह देख सकते हो। ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल हैं, जो जब टाटा में नौकरी करते थे तो अपने माँ बाप के साथ रहते थे, आईआरएस थे तो अपने माँ बाप के साथ रहते थे, खुद भी आईआरएस थे तो बीवी भी आईआरएस थी, फ्लैट में माँ बाप के साथ रहते थे, मुख्यमंत्री बने तो भी माँ बाप के साथ रहते थे, और आज तक अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। मगर मुख्यमंत्री जो एक असली बेटे होने का फर्ज निभा रहे हैं, चाहे वो हिंदू आस्था हो, चाहे वो जनरल मोरालिटी हो विश्व के अंदर, वो अपने जन्मदिन पे अपनी माँ के पैर छू रहे हैं। ऐसी वीडियो आपको नहीं दिखेगी, ऐसी फोटो आपको नहीं दिखेगी। मगर कुछ ऐसे नेता हैं जो अपने माँ बाप को कभी साथ नहीं रखे, कभी अपना बेटे होने का फर्ज नहीं निभाया, मगर वो जन्मदिन पे अगर अपनी माँ के पैर छू रहे होते हैं तो उसको ऐसा दिखाया जाता है कि साहब असली हिंदू तो यही है, असली बेटा तो यही है।
तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चीज़ों को बेचने का एक नया पैराडाइम शुरू किया, उस कारण अब हर राजनेता के ऊपर और हर नेता के ऊपर और हर एक पब्लिक फिगर के ऊपर एक अनसेड बर्डन है कि आप जो करते हैं वो कैमरे के सामने करिए, तभी माना जाएगा कि आप करते हैं। मसलन मेरी शादी हुई या अरविंद केजरीवाल की शादी हुई या मनीष सिसोदिया की शादी हुई, जाहिर सी बात है हवन हुआ, उसके अंदर फेरे लिए गए, सारी हिंदू रीति रिवाज हुए। दिवाली अरविंद केजरीवाल भी लक्ष्मी गणेश की पूजन करते हैं, मनीष सिसोदिया भी करते हैं, हम भी करते हैं और करते ही आ रहे हैं, और कोई इसके अंदर कोई एहसान नहीं कर रहे हम किसी के ऊपर, हम ऐसे ही पैदा हुए और ये संस्कृति चलती आ रही है। मगर अगर आप नहीं कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक इकोसिस्टम है जो इस पर सवालिया निशान लगाता है कि साहब अगर ये नहीं कर रहे हैं तो शायद ये करते ही नहीं है। मतलब अगर सौरभ भारद्वाज अपनी शादी की वीडियो को नहीं डालता तो ये भी कह सकती है भारतीय जनता पार्टी, अरे नहीं इन्होंने तो चर्च में शादी करी थी, वरना बताओ इनका वीडियो तो कभी देखा है, कभी इनकी शादी का फेरे ले रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम है, और उस इकोसिस्टम की वजह से अब आपको कई बार अरविंद केजरीवाल मंदिर जाते हुए दिखते हैं। ऐसा नहीं कि अरविंद केजरीवाल इससे पहले मंदिर नहीं जाते थे, नहीं, मगर अब अरविंद केजरीवाल अगर मंदिर जाते हैं तो वो एक वीडियो अपॉर्चुनिटी बन गई बहुत सारे पत्रकारों के लिए, मीडिया के लिए, कि नहीं ये वीडियो में होना चाहिए। जिसको कई लोग कहते हैं कि साहब ये चुनावी हिंदू हैं। चुनावी हिंदू अरविंद केजरीवाल नहीं है। चुनावी हिंदू वो नेता हैं जो चुनाव की वजह से अपनी माँ के पैर छूते हैं, जो चुनाव की वजह से जो है मंदिर में जाके पूजा करते हुए अपने साथ कैमरामैन को ले जाते हैं और जो अपने साथ पत्रकारों को ले जाते हैं और वो उसको बेचते हैं। और उन्होंने लाखों करोड़ों हिंदुओं के ऊपर एक सवालिया निशान लगा दिया। आप सोचिए, करोड़ों हिंदू हैं जिनकी आस्था हो सकता है इनके लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छी आस्था हो, मगर इन्होंने उन सब करोड़ों हिंदुओं के ऊपर सवालिया निशान लगा दिया कि साहब अगर आपने वीडियो पे नहीं किया तो नहीं किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने एक नया पैराडाइम लाए हैं, एक नया इकोसिस्टम लाए हैं, जिसके अंदर जो अगर आप कर रहे हो, अगर आप कैमरे पे नहीं कर रहे हो तो आप नहीं कर रहे हो। तो इससे हिंदू धर्म का नुकसान हुआ है, इससे करोड़ों हिंदुओं की आस्था के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़े किए। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, देखिए हर धर्म गुरु और हर धर्म के शुरू करने वाले जो लोग हुआ करते थे, उनका मंशा हमेशा ये रहती थी कि हम अपने धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये कहें कि हम इस धर्म को मानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये कोशिश करती है कि इनको किसी तरह से ये तय कर दिया जाए कि ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू नहीं है, ये भी हिंदू नहीं है, ये भी हिंदू नहीं है। मतलब 130 करोड़ के देश में जहाँ 100 करोड़ हिंदू हैं और उसके अंदर से शायद 25 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट डालते हैं, भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि मात्र 25 करोड़ हिंदू हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। और जो वो 70 करोड़ हिंदू हैं उनको ये हिंदू मानने से इनकार करते हैं और ये उनको हिंदू ना करके किसी और धर्म के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये तो धर्म के सबसे बड़े दुश्मन है, जो अपने ही हिंदू भाई बहनों को जो है अपने ही धर्म से जो है अलग करने की कोशिश में लगातार लगे हुए और लगातार एजेंडा चलाते हैं। लेकिन जो लोग प्रोग्रेसिव राजनीति में बिलीव करते हैं और जिनको काम करके राजनीति बदलने की जिद है, उनको तो बेपरवाही होनी चाहिए कि यार ये जो करें करें, हमारे को क्यों पर स्ट्रेस लेना चाहिए? बेपरवाही इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारे पे क्यों है? बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है। बात ये है, जो पॉलिटिक्स है वो परसेप्शन पे चलती है। आप ये सोचिए, मैं जाति से ब्राह्मण और मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने वाला जिसको हिंदू धर्म का ABC भी नहीं पता, वो भी चुनाव से पहले अगर मुझे वो ये दिखाने लगे कि भाई ये हिंदू नहीं है, तो इसका क्या ऑप्शन है? मैंने जैसे आपको मस्जिद वाली बात बताई, ये भी तो हो सकता है कि अगले चुनाव में ये मेरे नाम से कह दें कि भाई सौरभ भारद्वाज मस्जिद बनवा रहा है। बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये जो जिस तरीके से जो पूरी की पूरी परसेप्शन की राजनीति है, उस परसेप्शन की राजनीति के अंदर ये ज़रूरी है कि आप अपने क्रेडेंशियल्स कभी कभी टीवी पे, कभी कभी कैमरा पे दिखाते रहें, ताकि जो है इनकी जो झूठ की राजनीति है उसको आप पहले ही प्रिएम्प्ट कर दें। आप क्यों मौका देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि वो जो है एक झूठ के बलबूते पे किसी दिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी को नुकसान कर सकते हैं? ताकि आप डिफेंस में ना रहें, इसलिए आप पहले से ही प्रीएम्प्ट। बिल्कुल 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 बिल्कुल।
लेकिन जैसा परसेप्शन की राजनीति बता रहे हैं, परसेप्शन ये बनाया गया कि मोदी जो सबसे, और मतलब आखिरी आदमी भी जो कहता था कि मोदी का मैं समर्थक नहीं हूँ, लेकिन मोदी आएगा और प्रदेश का प्रधानमंत्री बनेगा तो एक काम जरूर करेगा कि जो देश की छवि है विदेशों में वो बेहतर हो जाएगी, हमारी आंतरिक सिक्योरिटी अच्छी हो जाएगी, हमारी दुनिया भर में हमारा कद ऊंचा होगा और दुनिया भर के लोग ये मानेंगे कि भारत जो है अब अपने अस्तित्व तक पहुंच रहा है। इसके विरोध में जो तवांग सेक्टर में अभी घटना हुई, जहां हमारे, और कहा गया है अभी एक सीनियर आर्मी ऑफिसर ने कहा है कि ऐसी घटनाएं पिछले कुछ समय में बहुत ज़्यादा हुई हैं, चंद ही घटनाएं हैं जो पब्लिक परसेप्शन में लोगों में फियर ना आए, एक डर की भावना ना आए, तो देश की अस्मिता को बचाए रखने के लिए ऐसी चीज़ों को बाहर नहीं लाया गया। लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा इवेंट्स पिछले कुछ सालों में हुए हैं, खासतौर से इस साल में। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जब अग्निवीर योजना आई तो तमाम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के युद्धवीर ये प्रचार करने में जुट गए कि 4 साल यदि किसी को मौका मिल रहा है सेना में आने का तो ये बिल्कुल सही डिसीजन है, इसके साथ वो खड़े दिखे। अब उन सैनिकों के साथ आज खड़े दिखते हैं जो अपनी जान की बाजी लगा के चीनी सैनिकों का विरोध कर रहे हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए। अब एक सवाल मेरा ये है कि क्या 4 साल के लिए जो व्यक्ति सेना में गया उसके अंदर इतनी कन्विक्शन होगी, एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट के हिसाब से सोचने की जरूरत है कि वो अपनी जान की बाजी लगा सके और उस गंभीरता से उस शौर्य का प्रदर्शन कर सके जो चीनी सैनिक को जिसके दांत खट्टे कर सके। शालीन, इसको हम इस तरीके से लेंगे कि जो आदमी अपनी जान की बाजी लगा रहा है, क्या हम इतने कमज़ोर हो गए हैं आर्थिक तौर पे कि हम उस आदमी के सम्मान में उस सैनिक को एक 60 साल की उम्र तक की नौकरी भी नहीं दे सकते? 60 साल नहीं, कम से कम 45 साल की उम्र तक भी नौकरी नहीं दे सकते? ये एक बड़ा मैसेज है कि हम अपने देश के सैनिकों के सम्मान में क्या करना चाहते हैं। मतलब अगर आप राजनेता हैं, अगर आप प्रधानमंत्री हैं, तो आप 5-5 साल के लिए कई बार प्रधानमंत्री बनेंगे। पहले आप मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर आप प्रधानमंत्री बनेंगे, आप सब कुछ बनेंगे। मगर अगर आप कोई सैनिक हैं तो आपको 4 साल बाद जो आपको तनख्वाह देनी भी सरकार के लिए इतनी भारी है कि सरकार चाहती है कि भाई अब आपने 4 साल नौकरी कर ली, अब आप जाओ, अब और कोई आएगा। तो ये देश का दिवालियापन दिखाता है और ये नहीं दिखाना चाहिए था। आपके पास अगर पैसे कम भी थे तो आपको और जगह पैसों की कटौती करनी चाहिए थी, मगर आपको सैनिकों को दी जाने वाली तनख्वाह या उनको दी जाने वाली पेंशन के अंदर कटौती आपने की। ये बहुत बड़ा अपमान आपने पूरी देश की सेना का किया। दूसरा, मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि कई बार भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि अब देश का नाम हुआ। ये इस तरह से हो गया जैसे अगर मैं कहूं कि मैं अब एमएलए बन गया तो अब मेरे खानदान का नाम हुआ। इसका मतलब क्या है? मैं कहना चाह रहा हूं मेरे दादा, मेरे परदादा वो किसी लायक नहीं थे। मतलब उन्होंने तो खानदान का मेरा नाम पूरा डुबो रखा था। मैं क्योंकि विधायक बन गया इसलिए मैंने खानदान का नाम रोशन किया है। इससे घटिया और थर्ड क्लास बात कोई हो ही नहीं सकती। कहीं ना कहीं आप अपने पूर्वजों का आप अपने बाप दादा पूर्वजों सबको जो है कंट्रीब्यूशन जीरो कर रहे हो, सबको आप थर्ड क्लास आदमी बता रहे हो। आप उनको एक निहायत ही घटिया सिटीजन बता रहे हो और आप बोल रहे हो कि उन्होंने तो देश को बर्बाद कर रखा था, अब प्रधानमंत्री जी ने देश को आबाद किया। ये देश के लिए और देश के पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी गाली है। और ये कहना कि अब देश का डंका विदेशों में इसलिए बज रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बन गए हैं, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। नेपाल आपकी बात नहीं सुनता, भूटान आपकी बात नहीं सुनता, बांग्लादेश आपकी नहीं सुनता, श्रीलंका आपकी नहीं सुनता। पाकिस्तान से तो झगड़ा था ही, हमेशा से ही था, 4 युद्ध हो चुके हैं। अब चीन के साथ भी आपकी ऐसी स्थिति है कि चीन हर कुछ महीने बाद जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको बदल रहा है। अब बार बार ये कहना कि साहब हमारी कोई जमीन उन्होंने नहीं ली, ये एक तरीके का झूठ है। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है मतलब वो एरिया जहां पे ना चीन जा सकता था ना हम जा सकते थे, अब उस एरिया में चीन जा सकता है, हम नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या है? चीन तो अपनी जगह से आगे बढ़ गया ना। और चीन अगर आगे बढ़ रहा है
और आप उसको रोक नहीं रहे, तो ये कमजोरी हमारी सैनिकों की नहीं है, क्योंकि सैनिक जो हमारे हैं और हमारी जो सेना है वो सब कुछ करने में सक्षम है। कमजोरी केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार चीन के साथ जो अपने व्यापारी संबंध हैं उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, क्योंकि जो कुछ बड़े बड़े प्रधानमंत्री के मित्र हैं उनकी अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट चीन के अंदर है, और अगर चीन के साथ हमारे व्यापारिक संबंध कम होते हैं, उनको ठेस पहुंचती है, तो प्रधानमंत्री के जो अरबपति मित्र हैं उनके अरबों रुपए का नुकसान होता है। तो ये मामला सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के उन मित्रों का है जिनके चाइना के अंदर इंटरेस्ट हैं, जिनके काम धंधे के अंदर चाइना के इंटरेस्ट है, और उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए हमारी केंद्र सरकार चीन के हाथों हमारे सैनिकों की बलि दे रही है, और ये बहुत गलत है। इससे परमानेंट डैमेज जो है हमारे देश का जो हो रहा है वो सदियों तक जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। चीन लगातार नए सड़कें, नए पुल और अपने आप को युद्ध में मजबूत करने के जो उसको रिसोर्सेज चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो सारा हमारे नॉर्थ ईस्ट के पास वो बिल्ड कर रहा है और लगातार बिल्डअप कर रहा है। और भारतीय सरकार जो है, हमारी केंद्र सरकार है, बिल्कुल चुप बैठी हुई है, और मुझे लगता है कि ये सबसे गंभीर बात है। इतनी बुरी स्थिति जो है वो कभी नहीं थी, और चीन के आगे हमारी केंद्र सरकार उस तरह से नहीं खड़ी हो रही जिस तरह से खड़ी होनी चाहिए थी। जो प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज होती है वो दो तरीके की बॉडी लैंग्वेज है। एक बॉडी लैंग्वेज वो है जो वो फोटो खिंचाते हुए होती है, जो देश के अंदर होती है। एक बॉडी लैंग्वेज होती है जो चीनी राष्ट्रपति के सामने होती है। वो बॉडी लैंग्वेज जो है वो काफ़ी डिफेंसिव है। उस बॉडी लैंग्वेज के अंदर देश एग्रेशन देखना चाहता था, देश को वादा किया गया था कि वो एग्रेशन दिखेगा, बट मुझे बड़ा अफसोस है कि वो एग्रेशन अब तक नहीं दिखा। सारा एग्रेशन ईडी उनके विरोधियों पर दिखाती है। देखिए, सारा एग्रेशन जो है वो अपने छोटे छोटे राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी है उनके ऊपर लगाया जाता है। उनके घर छापे मारे जाते हैं, उनके जो काम धंधे हैं उन पे छापे मारे जाते हैं, और एक बड़ा कारण कि बहुत सारे हाई नेट इंडिविजुअल्स हिंदुस्तान की सिटीजनशिप छोड़ के जा रहे हैं, उसका ये भी है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और ये जो तमाम एनफोर्समेंट एजेंसी है, इन्होंने देश के अंदर व्यापारियों का जीना मुश्किल कर रखा है। इतनी ब्लैकमेलिंग, इतनी आर्म ट्विस्टिंग व्यापारियों की हो रही है कि वो लोग चाहते हैं कि भाई अगर आपको एक स्टेबल काम धंधा चलाना है, अगर आपको एक स्टेबल बिजनेस रन करना है, तो इंडिया जो है वो बहुत फ्लैम्बॉयंट है, बहुत ज़्यादा जो है मतलब कि इनस्टेबल है। कभी भी किसी के ऊपर भी जो छापे डाल देते हैं, कभी भी किसी के ऊपर जो है बड़े बड़े क्लेम्स निकाल देती है सरकार। बस चंद जो बड़े बड़े अरबपति उद्योगपति घराने हैं, धीरे धीरे सारा का सारा काम धंधा और व्यवसाय जो है उनके पास जो है सेंट्रलाइज किया जा रहा है, और बाकी जो तमाम जो आपका जो है जो आपकी क्रीम थी वो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, और वो सब लोग जो है हमारी नागरिकता त्याग कर छोटे छोटे ग्रीस जैसे, इटली जैसे, फ्रांस जैसे देशों की नागरिकता ले रहे हैं। अभी संजय सिंह जी ने मुद्दा उठाया संसद के अंदर कि करीब करीब 3000 से ज़्यादा रेड करी ईडी ने, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 23 केसेस में कन्विक्ट हुए लोग। इतना बड़ा फेलियर रेट मुझे नहीं लगता किसी सेंट्रल एजेंसी का रहा होगा, जो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की एक आर्म ट्विस्टिंग एजेंसी की तरह काम कर रही है। लेकिन क्यों ऐसा है कि ऑपोजिशन इस पे कहीं एक नहीं दिखता? देखिए, जो पीएमएलए एक्ट था, हाँ। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट था, वो एक्ट एक बड़ा सख्त एक्ट बनाया गया, और वो एक्ट इसलिए बनाया गया कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है, इससे जो पैसा आता है वो देश विरोधी गतिविधियों में, टेररिज्म एंड वॉर अगेंस्ट द नेशन, वेजिंग वॉर्स अगेंस्ट द कंट्री जैसे बड़े जो है जो संगीन अपराध हैं, उसके अंदर ये पैसा इस्तेमाल हो रहा है। इसके लिए एक इतना सख्त कानून बनाया गया कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर जो पैसा आ रहा है, या जो ड्रग्स की स्मगलिंग के अंदर जो पैसा आ रहा है, ये इतना ज़्यादा ये मान लीजिए इतना सिंफुल मनी है, और इतने शातिर अपराधी हैं कि इनको पकड़ने के लिए नए कानून की ज़रूरत थी कि इनको पकड़ा जाए पहले, और बाद में इनके ऊपर साबित किया जाए, क्योंकि बड़े बड़े टेररिस्ट लोग हैं। अगर आप इनको साबित करेंगे पहले तो ये तो भाग जाएंगे आपकी गिरफ्त से। तो उस आधार पे ये पीएमएलए कानून बनाया गया था।
मगर अफसोस की बात यह है शालीन कि इसका जो उपयोग है या कहें दुरुपयोग जो है सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लोगों के खिलाफ किया जा रहा है। कोई टेररिस्ट एक्टिविटी इससे नहीं रोकी जा रही है। मतलब जहां इनका अगर तेलंगाना में झगड़ा हो जाता है तो उनके ऊपर जो है ईडी छोड़ देते हैं। बिहार के अंदर सरकार बननी थी तो वहाँ पे ईडी छोड़ दी इन्होंने। दिल्ली के अंदर तो हर दूसरे दिन जो है ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे होते हैं। मतलब जहाँ इनका थोड़ा भी राजनीतिक द्वेष हो वहाँ पे ईडी के छापे डालते हैं। 8-8, 9-9 महीने सिटिंग मिनिस्टर्स को जो है ये जेल के अंदर बंद कर देते हैं। तो ये तो एक मतलब कि पूरी की तरह से जो है मतलब कि पूरे देश को धोखा है। जिस कानून का उपयोग सिर्फ टेररिस्ट और ड्रग डीलर्स के खिलाफ करना चाहिए था वो आप सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ कर रहे हो। और डर इस बात का है कि प्रधानमंत्री मोदी के जाने के बाद जो भी सरकार इस देश में बनेगी, किसी भी पार्टी की बनेगी, वो इनसे और 2 कदम आगे जाएगा। तो इन्होंने कुछ ऐसे रास्ते देश की राजनीति को दिखा दिए जिसके बाद ये जो बदला लेने की राजनीति है, ये जो वेंडेटा है, ये वाली पॉलिटिक्स देश के अंदर बहुत आगे बढ़ेगी। और मैं समझता हूँ कि जब जब ये जो सत्ता बदलेगी तब तब जो है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसका जो है बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में एक बहुत बड़ी जंग की अगुवाई आप सब लोग लीडर लोग कर रहे हो, जिसमें हमारे जैसे चंद लोग जिसके पीछे चल के देश को एक नई उम्मीद की किरण देना चाहते हैं। मेरा ये मानना है कि सौरभ भाई, क्योंकि आप एक अच्छे वक्ता हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपकी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर पकड़ और आपकी वक्तव्य के ऊपर पकड़ बहुत अच्छी है। क्या आप हमारे सब लोगों को, हमारे सारे सब्सक्राइबर्स को, हमारे सारे व्यूअर्स को ये कह सकते हो कि वो भी यदि सोशल मीडिया पे कोई अच्छी चीज़ देख रहे हैं तो ये ना सोचें कि फलाने आदमी क्या सोचेगा मेरे बारे में, उसको फैलाए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही माध्यम रह गए हैं, यूट्यूब, और अपने चंद तरीके से हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। हम लड़ना है हमारे को यदि भारतीय जनता पार्टी से, तो उसके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विंग से लड़ना बहुत ज़रूरी है, जो कि लगभग नामुमकिन हो चला है अब देश की दूसरी पार्टियों के लिए। देखिए, मैं आपके व्यूअर्स को और आपकी जो पूरी की पूरी जो लोग आपको फॉलो करते हैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि जो अच्छी बातें हैं और जो सही इन्फॉर्मेशन है उसको आप आगे तक फैलाएं। होता ये कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक तो कोरा झूठ भी व्हाट्सएप ग्रुप्स पे डालने में बिल्कुल नहीं झिझकते, और जो सही लोग हैं वो लोग बहुत हिचकते हैं कि इस बात को हम व्हाट्सएप पे डालेंगे तो लोग जो है तुरंत हमारे ऊपर गाली गलौज करेंगे, क्योंकि ये व्हाट्सएप के अंदर, खासतौर कॉलोनी के ग्रुप्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक दहशत फैला रखी है कि कोई आदमी अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ डालता है तो सब उसके ऊपर एकदम जो है जैसे कौओं का झुंड होता है उस तरीके से अटैक करते हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी वाले झूठ डालते हैं तो वो चलता रहता है। तो मुझे लगता है कि जो लोग मूक बन के सब देखते हैं उनको अब इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी अगर 100 झूठ डाले तो आप 100 के 100 झूठों को चैलेंज करिए और कहिए ये झूठ है, और जो सच है उस सच को डालिए और उस सच के साथ खड़े होइए। कोई जो है आपसे जो है इस चीज़ को नहीं छीन सकता। ये देश जो है आज़ाद इसीलिए है कि आप आज़ादी से इस देश के अंदर अपनी बात रख सकते हैं, और आज भी देश आज़ाद है, और ये देश आज़ाद तब तक रहेगा जब तक लोग इस आज़ादी को जो है अपने हाथ में रखेंगे, अपने हाथ में रखेंगे, ये समझ के चलेंगे कि ये हमारा हक है। जो सही बात है वो उसे कहना हमारा कही जानी चाहिए, सही बात कही जानी चाहिए और जोर से कही जानी चाहिए, और हक से कही जानी, हक से कही जानी। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता आपकी अगली मीटिंग्स हैं। अनकही कहानी है एक सूरज के उजियार की, जो गर्दिश में भी रोशन हो, उस एक अचल सितारे की, जो हर एक दिल में पलते थे वो दबे दबे अरमा कहीं, उनकी मुरझाई सूरज
हसरत को इन हाथों ने दी जान नहीं। अनकही 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 लाज़मी थी मगर फिर भी ना हुई। अनकही 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 गुफ्तगू अनसुनी अब वो हो रही। अनकही 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 लाज़मी थी मगर फिर भी ना हुई। अनकही 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 गुफ्तगू अनसुनी अब वो हो रही। अनकही अनकही